इसलिए कठिन है क्योंकि इतिहास के इस पन्ने में बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको ताज्जुब होगा ये बात जानकर कि 16वीं और 17वीं शताब्दी तक, मतलब कुतुब मीनार के बनने के 400 साल बाद तक, किसी को ये क्लियर नहीं था कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है। क्योंकि अगर आप देखें तो कुतुब मीनार को पहली बार अगर किसी ने यूज किया है तो ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स ब्लंट ने और ब्रिटिश पेंटर थॉमस डेनियल ने। तो इससे पहले कुतुब मीनार को कोई कुतुब मीनार बोलता ही नहीं था। अब दोस्तों, जो आधुनिक इतिहासकार हुए हैं वो ये मानते हैं कि 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और 1220 में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। लेकिन अगर हम प्राचीन इतिहासकारों को देखें, चाहे वो हसन निजाम हो या फिर इब्न असीर हो या फिर अलाउद्दीन ज़ुवैनी हो या फिर आपके मौलाना नूरुद्दीन मोहम्मद हो, इन सभी इतिहासकारों ने अपनी किसी भी किताब में कुतुब मीनार का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। अब इनमें से हसन निजाम को दिल्ली सल्तनत पर सबसे ऑथेंटिक हिस्ट्री राइटर माना जाता है। ये ईरान से थे। ईरान में नॉर्थ में एक निशापुर करके जगह है, वहां पर रहते थे। खानदानी आदमी थे। इनकी फैमिली जो थी पेशे से कवि थे, लेखक थे, तो बहुत ही अच्छी रॉयल फैमिली से थे। तो जब 1205 और 1206 में मोहम्मद गोरी को मार दिया गया और उसके बाद उसका ही गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली का बादशाह बना, तो इनको लगा हसन निजाम को कि वो कुछ थोड़ा नरम दिल होगा और उसके शाही दरबार में इनको काम मिल जाएगा, लिखने का काम मिल जाएगा। इसलिए फिर 1205 और 1206 के अराउंड भारत चले आए और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के शाही दरबार को ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों, वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से पिछले 10-12 सालों से दिल्ली की हुकूमत उसी के हाथ में थी। क्योंकि जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को जीता तो फिर वो दिल्ली की हुकूमत अपने ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अफगानिस्तान वापस चला गया था। तो फिर ये 10-12 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब हुकूमत संभाली थी तो दिल्ली में बहुत से काम किए थे, बहुत सी चीजें बनवाई थी। लेकिन जब 1205-1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी मारा गया तो फिर दिल्ली का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक दिल्ली पर राज किया 1206 से 1210 ईस्वी तक, तब तक उसके दरबार में हसन निजाम अपनी किताब ताजुल मसीर में उसकी जो कहानियां थी, उसके जो इतिहास थे, उसको दर्ज करते रहे। अब अपनी किताब में हसन निजाम ये तो लिखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जामी मस्जिद को बनवाया, जिसको उसने महंगे रत्नों और सोने चांदी से सजाया, जो कि उसे वहां के मंदिरों को तोड़कर मिले थे। लेकिन वो अपनी किताब में कुतुब मीनार के बारे में कहीं भी नहीं लिखते हैं। अब आप ये सोच के देखिए कि जिस कुतुब मीनार के बारे में दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट बताती है कि उसकी पहली मंजिल 1199 में बन गई थी, जिस कुतुब मीनार को हमारी किताबों में बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, जो कुतुब मीनार उस समय के इस्लामिक शासकों की सबसे ऊंची मीनार थी, उसी मीनार के बारे में दिल्ली सल्तनत की प्रशंसा करने वाले इतिहासकारों ने ही नहीं लिखा है। और ये बात सबकी समझ से परे है। अब दोस्तों, इसमें कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि चूंकि हसन निजामी अपना पेट पालने के लिए किताब लिख रहे थे कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके, तो इससे दो फैक्ट्स पता चलते हैं। पहला ये कि वो ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखते थे जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक नाराज हो जाए। इसीलिए आप देखिए कि उनकी किताब ताजुल मसीर में उसी युद्ध का वर्णन है जिस युद्ध में मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उस पहले युद्ध का वर्णन नहीं है, तराइन के पहले युद्ध का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को खदेड़ दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जी की कहानी भारतीय इतिहास में वीरता की वो कहानी है जो हम सबके मुंह पर होनी चाहिए। वैसे देखें तो विदेशी इतिहासकारों ने उन्हें एक बार जीतते हुए दिखाया है, लेकिन अगर आप पृथ्वीराज रासो पढ़ें, पृथ्वीराज विजय पढ़ें और हम्मीर महाकाव्य पढ़ें, तो वहां पर जो पृथ्वीराज चौहान जी के इतिहास का वर्णन मिलता है, उससे लगता है कि कम से कम पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को 3 से 4 बार धूल चटाई थी। दोस्तों, अगर आपको पृथ्वीराज चौहान जी की इस गौरव गाथा को जानना है और आपके पास बहुत समय नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू एफएम पर अनुपम खेर जी की आवाज में पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर आधारित एक ऑडियो बुक है, उसको सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर अनुपम खेर जी की ये जो सीरीज है, भारतवर्ष सीरीज, इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो बुक्स है। और इस पर केवल पृथ्वीराज चौहान जी ही नहीं, बल्कि आपको महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, आचार्य चाणक्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जैसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले महापुरुषों की जीवन कहानियां उपलब्ध हैं, जिनको सुनकर आप भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन ऑडियो बुक्स को रात में सोते समय या फिर घर में कोई रूटीन काम कर रहे हैं तो उस समय सुन सकते हैं। इससे आप अपने नॉन प्रोडक्टिव टाइम को भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। प्लस इससे आपका मोबाइल पर स्क्रीन टाइम कम होता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आईज की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुकू एफएम आपको केवल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि बिजनेस, साइंस, रिलीजन, सेल्फ हेल्प और फाइनेंस जैसी कैटेगरीज में सैकड़ों ऑडियो बुक्स ऑफर करता है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा टाइटल्स उपलब्ध हैं। तो सीखने और जानने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। कुकू एफएम का ऑलरेडी 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मंथली केवल 99 रुपीज में आपको ये सारी की सारी ऑडियो बुक सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 को यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा, जो डेली का 2 रुपए भी नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही कुकू एफएम की मदद से आप अपने समय को और भी प्रोडक्टिव बनाएं। मैंने ऐप की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, चलिए अब समझते हैं कि वो क्या कारण रहे होंगे कि हसन निजामी ने अपनी किताब में कुतुब मीनार का उल्लेख नहीं किया। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला फैक्ट ये क्लियर है कि हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशंसा में ये बुक लिख रहे थे। दूसरा फैक्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक वो पेट पालने के लिए लिख रहे थे। तो जितना स्लोली लिखेंगे उतने ज्यादा दिन तक लिखते रहेंगे और उतने ज्यादा दिन तक इनको फंड मिलता रहेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि 1206 से
1210 तक, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक जिंदा रहा तब तक इन्होंने बहुत धीरे धीरे लिखा है और केवल 4 साल की हिस्ट्री इन्होंने अपनी किताब में दर्ज की है, 1193 से लेकर 1196 तक की। तो हो सकता है कि 1193 से लेकर 1196 तक कुतुब मीनार का प्रोजेक्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के मिशन में नहीं रहा हो और इसलिए हसन निजामी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। और जब उसकी मौत हो गई तो चूंकि अब आगे फंड नहीं मिलना है तो किताब में उन्होंने उसके आगे के इतिहास को नहीं दर्ज किया है। ऐसा बहुत से इतिहासकार मानते हैं, लेकिन इसमें एक और पहलू है, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1193 से पहले। 1193 से पहले कुतुब मीनार जैसी एक और मीनार मुस्लिम शासकों ने अफगानिस्तान में बनाई थी, जिसको मीनार ऑफ जाम कहते हैं, और ये मीनार बनाई थी मोहम्मद गोरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गोरी ने। तो हम ये मान सकते हैं कि मुस्लिम शासक जो भी रीजन जीतते जाते थे वहां पर अपनी एक मीनार खड़ी करते थे, क्योंकि इसके अलावा और कोई उपयोग समझ में नहीं आता है। मान लीजिए अगर ये सिक्योरिटी पोस्ट भी थे तो सिक्योरिटी पोस्ट पे कोई राजा इतना खर्च नहीं करता है, बहुत अनरीजनेबल सा है, वहां पे कोई किला भी नहीं है कि आपको वहां पर उसकी सर्विलेंस करनी हो। लेकिन इसके अलावा एक और इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि ये मस्जिद के पास होती थी मीनारें, तो हो सकता है कि प्रेयर के लिए भी बुलाया जाता हो यहाँ से। तो पहली मंजिल से हो सकता है कि प्रेयर से बुलाते हो, लेकिन इतनी ऊंची इमारत बनाना कि आप तीसरी चौथी मंजिल में जाने में ही आपको 1 घंटा लग जाएगा, तो वहां से बुलाना। और फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी गोंग का या फिर बड़े घंटे का इस्तेमाल करते हैं बुलाने के लिए, तो घंटे का जो उपयोग है वो कुरान में वर्जित है। वहां बताया गया कि शैतान का इंस्ट्रूमेंट है घंटा, तो घंटा नहीं हो सकता। तो फिर हो सकता है कि पहली मंजिल से बुलाते हो तो एक ये उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को देखें और इस समय को देखें तो सीधा पता चलता है कि जो मीनारें हैं ये मुस्लिम शासकों ने जहां जहां अपना ये जीतते थे तो वहां वहां खड़ी करते थे, क्योंकि मीनार जो शब्द है वो आया ही नार से है, और नार का मतलब होता है फायर, आग। तो उसको लाइट हाउस की तरह अपनी जीत की तरह देखते थे, तो मुस्लिम शासक इसको खड़ी करते थे। लेकिन अब इससे 2 चीजें ऐसी निकल के आती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। पहली ये कि अगर कोई शासक किसी जगह को जीतता है तो खुशी का जश्न जो है वो तुरंत मनाएगा, ऐसा नहीं कि 8-10 साल रुक जाएगा उसके बाद मीनार खड़ी करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को 1192 में ही हरा दिया गया, लेकिन 1193 से लेकर 1196 तक 97 तक कुतुब मीनार की कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर होती तो हसन निजामी अपनी किताब में जरूर लिखते। तो जीत का जश्न इतना डिले क्यों किया गया, पहला ये नहीं समझ में आता है। दूसरा इसमें एक ट्विस्ट ये है कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे राल्फ पी विल्सन, जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ अफगान स्टडीज के डायरेक्टर थे। उन्होंने 1970 में एक स्टडी की थी और उन्होंने बताया था कि जो मीनार ऑफ जाम है, जो कि मोहम्मद गोरी के गांव में बनाई गई थी, ये पृथ्वीराज चौहान को हराने की खुशी में उसके भाई गयासुद्दीन गोरी ने बनाया था। अब पृथ्वीराज चौहान हारे थे 1192 में, और फिर उनकी जीत के जश्न में 2 मीनारें बनी, एक अफगानिस्तान में बनी और एक भारत में बनी, दिल्ली में। अब दोनों मीनारों में आप देखिए, एक मीनार 2-3 साल में बन गई, क्योंकि जो मीनार थी 1192-1193 में मीनार ऑफ जाम ओपन कर दी गई थी पब्लिक के लिए। लेकिन कुतुब मीनार को बनने में 27 साल लग गए, 1193 से लेकर 1220 तक इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराई। तो ये 2 चीजें समझ में नहीं आती कि 2 ही मीनार बना रहा है, एक ही साम्राज्य बना रहा है, एक तुरंत बन जा रही है और एक को 27 साल लग रहे हैं। जबकि आप देखिए तो कुतुब मीनार को बनाना आसान था, क्योंकि आपने वहां मंदिर तोड़े, जो अवशेष आपको मिले उसको आपने उपयोग में लाके मीनार खड़ी कर देते। वहीं अफगानिस्तान में आपने फ्रेश बेक पत्थरों को यूज किया है मीनार ऑफ जाम को बनाने के लिए, तो मीनार ऑफ जाम आपकी 2-4 साल में बन जा रही है और कुतुब मीनार को बनाने में आपको 27 साल लग जा रहे हैं। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आता है। तो इससे ये बात क्लियर है कि पृथ्वीराज चौहान जी के हारने के बाद जो भारत में मीनार बनी वो कुतुब मीनार तो नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो जाने माने लेखक हैं शमसी सिराज, जो कि फिरोज शाह तुगलक की हिस्ट्री लिखे हैं, तो उन्होंने भी अपनी किताब में उस मीनार को कुतुब मीनार नहीं लिखा है। वहां पर उन्होंने केवल ये लिख दिया है कि दिल्ली की लंबी वाली मीनार, उन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया है। और उसके बाद 14वीं सेंचुरी में इब्ने बतूता करके एक ट्रेवलर आए, तो उन्होंने भी उस मीनार को फिरोज शाह की मीनार बोला है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने उसको मरम्मत कराई थी, तो वहां पर उस मीनार को वो कुतुब मीनार नहीं बोलते हैं। और बाद में जब बाबर आया और उसने अपनी किताब बाबरनामा लिखी, तो उसने उसमें इस मीनार को खिलजी की मीनार बोला है। तो हर जगह इस मीनार को अलग अलग नामों से बोला गया है, किसी ने नाम दिया है, किसी ने नाम नहीं दिया है, लेकिन कहीं भी इस मीनार को कुतुब मीनार नहीं बोला गया है। तो अब एनसीईआरटी को कहां से पता चला कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, ये तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि कुतुब मीनार के एंट्रेंस से लेकर टॉप फ्लोर तक कहीं भी कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं दिया गया है। जबकि वही कुतुबुद्दीन ऐबक जब जामी मस्जिद बनवाता है तो उस पर अपना नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाता है। तो जब वो एशिया की सबसे बड़ी मीनार बनवाएगा, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ऐसा हमारी इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, तो फिर वो अपना नाम नहीं लिखवाएगा। इससे गुत्थी और उलझ जाती है। लेकिन जिसने भी बनाया हो, बनाने वाले हिंदू कारीगर ही थे, क्योंकि कुतुब मीनार में जहां हमको अरेबिक इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वहीं हमको नागरी इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि हिंदी और संस्कृत है। और यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी कि क्या कुतुब मीनार कोई हिंदू स्तंभ था।
दोस्तों कुतुब मीनार भले ही एक इस्लामिक स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो उसकी पोजीशन है, जो लोकेशन है, वो बहुत ही साइंटिफिक है। क्योंकि अगर आप सोचिए तो जिस पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया, उनकी राजधानी अजमेर थी, दिल्ली नहीं थी। तो फिर दिल्ली में क्यों विजय स्तंभ बनाया, दिल्ली में क्यों मीनार खड़ी की गई? क्योंकि जिस राजा से आप जीतते हैं उसकी राजधानी में जाके आप जश्न मनाते हैं। तो फिर दिल्ली को चुनने के पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। अब यहाँ पर एक फैक्ट ये निकल के आता है कि हो सकता है कि कुतुब मीनार में जो कुतुब शब्द हो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयोग में न लाया गया हो सकता है कि वो कुतुब किसी और चीज को डिनोट कर रहा हो। इसमें एक थ्योरी ये है कि जब 1220 में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया तो उसने इसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित किया। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ही सक्सेसर थे। तो हो सकता है कि इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ये समर्पित किया हो और इसलिए इसको कुतुब मीनार बोला जाता था। लेकिन दूसरी थ्योरी ये है कि ये जो शब्द है कुतुब शब्द, इसका अरेबिक में मतलब निकाला जाता है तारों और ग्रहों की मूवमेंट से। तो हो सकता है कि जब मोहम्मद गोरी ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हो दिल्ली में, तो दिल्ली के लोकल्स से पता चला हो कि जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी एक स्तंभ उपस्थित है, इसके कुछ खगोलीय उपयोग रहे हों। इसी संदर्भ में एक शोध स्वतंत्र शोधकर्ता श्री अभिषेक सिंह जी ने किया अपनी किताब जेनेसिस ऑफ टाइम में। उन्होंने वहां पर बहुत ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि कुतुब मीनार की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, वो साधारण लोकेशन नहीं है। इस किताब में कुतुब मीनार के झुकाव और उससे बनने वाली छाया का अध्ययन किया गया है। अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर 3 तरह की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक विषुवत रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, और उसके अलावा 2 रेखाएं हैं, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह है, इसके अलावा जितनी भी जगह बचती है इस बैंड के परे, ऊपर और नीचे, अगर यहाँ पे कोई चीज होती है तो वर्ष में हर समय हर दिन उसकी छाया बनती है। लेकिन अगर कोई चीज इन दोनों बैंड के बीच में है तो साल में कुछ दिनों में उनकी छाया नहीं बनती, क्योंकि सूर्य जो है वो सीधे 90 डिग्री पर पड़ता है। इसको मैंने बहुत डीपली समझाया, अपनी वैदिक एस्ट्रोनॉमी की एक सीरीज लाई थी, उसमें ढंग से समझाया। अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन जब कुतुब मीनार के संदर्भ में यह अध्ययन किया गया तो चूंकि कुतुब मीनार इस बैंड से बाहर है, दिल्ली इस बैंड के नॉर्थ में जाता है, लेकिन फिर भी कुतुब मीनार की समर सोल्स्टिस के दिन शैडो नहीं बनती है, जो कि अपने आप में एक बहुत अमेजिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट है। दूसरा, उनका शोध ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि दिल्ली में ही क्यों वो स्तंभ बनाया गया रहा होगा या वो लोकेशन चुनी गई रही होगी, और इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हमने देखा कि सूर्य भगवान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही 90 डिग्री आ सकते हैं, उसके परे नहीं आ सकते हैं, इसलिए उसमें जो है वो शैडो एक आध दिन नहीं बनती है ऑब्जेक्ट्स की उस बैंड में। ऐसे ही चंद्रमा के भी साथ है, मतलब चंद्रमा के लिए भी एक रीजन निर्धारित है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी पर एकदम 90 डिग्री पर, मतलब हमारे सर के ऊपर आ सकते हैं। और ये जो बैंड है ये +28.524 से -28.524 तक रहता है। और आपको यकीन नहीं होगा कि कुतुब मीनार का जो लैटिट्यूड है वो +28.524 एग्जैक्टली मैच करता है। अब इसको एकमात्र कोइंसिडेंस बोल देना सही नहीं होगा, और प्लस एक सबूत और है जो ये प्रूव करता है कि ये जो मीनार थी या ये जो स्तंभ रहा होगा वो चंद्रमा की ही गति के लिए बनाया गया था, सूर्य की गति के लिए नहीं। और वो ये है कि इस पूरी मीनार में टोटल 27 खिड़कियां हैं, और अगर आप देखें तो सनातन परंपरा में चंद्रमा का जो मार्ग है पृथ्वी के चारों तरफ, उसको 27 भागों में ही बांटा गया है। और अभिषेक जी ने अपनी किताब में ये भी दिखाया है कि ये जो 27 विंडोज हैं, 27 खिड़कियां हैं, ये इतनी खूबसूरती से बनाई गई हैं कि ये बाहर से कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर खराब भी नहीं करती हैं, और अंदर से आप इनके थ्रू चंद्रमा की गति को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अभिषेक जी ने इस किताब में न केवल खगोलीय बल्कि मैथमेटिकल, आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल बहुत ढेर सारे एविडेंस को जुटाया है। अगर आपको इस वीडियो के बाद कुतुब मीनार की हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा है तो मैं इस किताब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस किताब को जरूर पढ़ें, बहुत ढेर सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुतुब मीनार के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। और अगर आपको भी स्कूली किताबों, एकेडमिक किताबों से हटकर इतिहास के कुछ नए पहलुओं को जानना है तो कुकू FM पर ऐसे बहुत ढेर सारे टॉपिक्स ऑडियो बुक के फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप जरूर उनको सुने। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, अगर